हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 8 करने वाले हैं जिसका नाम है मोशन। और इसमें हम सबसे पहले देखते हैं मोशन होता क्या है। तो एक आम जिंदगी में हम रोज़ देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे होते हैं और कुछ मोशन में, जैसे बर्ड फ्लाई कर रही है, फिश स्विम कर रही है, तो ये सब जो है वो मोशन में होता है। कुछ जगह पर ऑब्जेक्ट जो है वो इंसान के पर्सपेक्टिव से या तो वो मोशन में रहेगा या तो वो स्टेशनरी रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक मूविंग बस में अगर आप बस के अंदर बैठे हैं तो आपको आपके साथ ही जो पैसेंजर्स रहेंगे वो भी रेस्ट में लगेंगे, जबकि अगर आप बाहर खड़े हैं तो आपको वो मूव करते हुए दिखेंगे। तो ये पर्सपेक्टिव का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मोशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ जो रहते हैं स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे जो हम पढ़ने वाले हैं, और कुछ सर्कुलर पाथ में, कुछ रोटेट करते हैं और कोई वाइब्रेट भी करता है। इन सबको ये हम मोशन कहेंगे। अब मोशन को हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। अब जैसे कि एग्जांपल लो, आपका घर कहाँ है आपसे कोई पूछे, या फिर इसी का एग्जांपल देख लेते हैं। एक स्कूल है विलेज में जो कि 2 किलोमीटर नॉर्थ में है रेलवे स्टेशन के। तो अब स्कूल कहाँ पर है, विलेज का स्कूल कहाँ है, तो वो रेलवे स्टेशन के 2 किलोमीटर नॉर्थ में है। तो इसमें देखा हमने रेलवे स्टेशन का यूज़ किया। आपसे आपका कोई घर पूछे, आपका घर आप बोलोगे, कैसे बोलोगे? मेरा घर पेट्रोल पंप के पास है या तो फिर किसी मंदिर के पास है। हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो यही होते हैं और कुछ नहीं, यही होते हैं रेफरेंस पॉइंट, या फिर इसको ऑरिजिन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसी को हम रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन कहते हैं, या फिर किसी ना किसी चीज़ को तो हमको दर्शाना ही पड़ेगा। अगर आप एक नंबर लाइन ले लें तो उसमें भी आप कहाँ से शुरू करेंगे? कहीं से तो नहीं करेंगे। आप ज़ीरो को अपना रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ज़ीरो से आप स्टार्ट करते हो आपकी नंबर लाइन। सेम यही अप्लाई होता है ग्राफ में तो आप ओरिजिन ही यूज़ करते हो। वही जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है या फिर जिससे आप आपकी जगह का बता रहे हो, जिसकी मदद से आप बता रहे हो, उसे हम रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। अगर ये क्लियर हो गया है तो फिर आपको मोशन समझने में इजीली हो गया। मोशन स्ट्रेट लाइन में कैसा होता है, अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक और 2 टर्म्स पढ़ लेते हैं जो कि होती है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये आप हमेशा सुनेंगे और आगे फिजिक्स में चलने में ये बहुत ही मदद करेगा। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, नो डायरेक्शन। लेकिन वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है विथ डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन लगता है। ठीक है, अब वेक्टर को हम कैसे, अब देखिए, इस मतलब स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड लगता है, मतलब डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। बिना डायरेक्शन के भी हम बता सकते हैं। जैसे डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस एक स्केलर होती है क्वांटिटी, और वेक्टर क्या होता है जो कि डायरेक्शन की हेल्प से, और मैग्नीट्यूड तो लगता ही लगता है, साथ में डायरेक्शन भी लगता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की। तो सबसे सिंपलेस्ट होता है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब जैसे इसमें देख रखा है ओ से स्टार्ट हो रही है जर्नी उसकी, और फिर जो कि रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि बिना रेफरेंस पॉइंट के तो कुछ स्टार्ट ही नहीं होता। अब यहाँ पर ए बी सी रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो सबसे पहले ये क्या जाता है, सी तक जाता है, उसके बाद वो बी जाएगा और फिर वो ए जाता है। ठीक है, अब इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, इसके आगे भी लिखा है कि वो वापस से सी तक पहुँचता है, यानी उसकी फाइनल लोकेशन क्या होगी, सी। काय से बी से होते हुए वो सी तक पहुँचता है। ठीक है, तो फाइनल लोकेशन तो उसकी सी हो गई। लेकिन टोटल डिस्टेंस पूछिए, टोटल डिस्टेंस यानी टोटल पाथ कवर। ठीक है, डिस्टेंस का एक और रहता है डिस्टेंस यानी टोटल पाथ कवर, और ये होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। आप नोट्स बना लें, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो टोटल पाथ कवर कितना होगा, अब देखिए 60 तो इतना, और यहाँ पर 35, जो कि हमारा होता है 95 किलोमीटर। ठीक है, इतना से इतना। ठीक है, अब ये तो हो गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारी, इसकी डेफिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ कवर। ठीक है, अब जैसे आप 2 पॉइंट ले लेते हैं हम, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया। इसमें डिस्टेंस आप, या तो मेरा मर्जी में ऐसे जाऊं, या मैं ऐसे घूम के जाऊं, या मैं ऐसे जाऊं, मैं मेरी मर्जी में कैसे भी जा सकती हूँ। तो ये हो जाती है हमारी डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट
एक सबसे छोटा पाथ जो कि हमेशा स्ट्रेट लाइन हो सकती है अगर वो सर्कुलर पाथ नहीं हो तब तक, मतलब एक शॉर्टेस्ट पाथ, वो कि हमारी इस केस में तो हम स्ट्रेट लाइन यूज़ करेंगे, ये होती है हमारी डिस्टेंस। ओके, तो ये हम आपको समझ आ गए, ये होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। और हम कैसे भी डायरेक्शन जाएंगे। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डायरेक्शन लगती है, डिस्टेंस के लिए तो नहीं लगी, हम कैसे चले गए, तो टोटल पाथ कवर लगाना है। लेकिन डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ होता है जिसके लिए हमको लगती है डिस्टेंस। तो इसमें शॉर्टेस्ट पाथ कितना हुआ, ओ से लेके सी तक, जो कि है 25। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 25। ठीक है, अब हम यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। यूनिफॉर्म मोशन होता है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी 5 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड, 5 मीटर इन अगला सेकेंड, 5 मीटर इन थर्ड, मतलब हर सेकेंड में वो 5 मीटर कवर कर रहा है, तो वही होता है यूनिफॉर्म। अब कभी और यूनिफॉर्म मोस्टली हमको बहुत ही कम जगह देखने को मिलता है, हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। आप अगर कार चला रहे हो तो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन लगेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल। अब देखो इक्वल हमने दोनों तरफ क्यों लिया, क्योंकि हमें इक्वल एक जगह तो इक्वल लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर अनइक्वल ले लेंगे तब तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए एक चीज़ को तो हमको इक्वल मानना पड़ेगा। तो इक्वल इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंसेस, जैसे कार एक क्राउडेड स्ट्रीट पे चल रही है या फिर पर्सन जॉगिंग कर रहा है बाहर को, तो ये होते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इससे हम एवरेज स्पीड और एवरेज स्पीड देखते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है, देखिए, अब जैसे हम एक इंसान है, एक बंदा है जो कि इतनी जगह इतनी पोजीशन पे एक पर्टिकुलर स्पीड से चला, और इससे पहले हम स्पीड देख लेते हैं। स्पीड होता क्या है, स्पीड होता है, अगर हम नॉर्मल इस फिजिक्स के लैंग्वेज में बोले, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब एक चीज़ जो है उसको कुछ तो रेट चाहिए जिससे वो चल रहा है, ऐसे तो हम बताएंगे नहीं। तो एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम्स में एक गिवन डिस्टेंस को कवर करने के लिए कुछ तो फास्ट चलती है और कुछ स्लो चलती है, जिससे वो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो भी डिफरेंट होती है। ठीक है, और कभी कभार सेम रेट में डिफरेंट टाइप्स में ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, तो इसी को हम स्पीड कहेंगे। जो अब जिस स्पीड का क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, यानी एक पर्टिकुलर टाइम में कितने डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। ठीक है, अपॉन टाइम लगाना है, तो ये जो रहती है इसे स्पीड कहते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, मीटर पर सेकेंड होती है एक स्पीड का फॉर्मूला। और स्पीड कौन सी क्वांटिटी होगी, अभी हमने बात करी थी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की। स्पीड जो है वो एक स्केलर होगी। स्पीड को क्या किसी डिस्टेंस की ज़रूरत, डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती नहीं पड़ती है। ठीक है, इसकी कुछ और यूनिट्स भी होती है, लेकिन ऐसा यूनिट जो रहती है वो मेन यूनिट होती है। अगर कन्वर्शन आता है तो भी आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमको केवल मैग्नीट्यूड लगेगा और वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, चलेगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मोस्टली स्पीड होती है, इसलिए हम इसको एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड क्यों निकालते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस, ऑलमोस्ट सभी केसेस में नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। लोग कभी कभार ऐसे करते हैं कि अपॉन में 2 लगा देंगे a+b, तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला नहीं होता है, आपको ये ध्यान रखना है। जितना डिस्टेंस हुआ है अपॉन कितना टाइम में हुआ है। ठीक है, हम स्पीड को v से भी डिनोट करते हैं कुछ केसेस में। ठीक है, तो v = डिस्टेंस एस अपॉन टाइम। ओके, अब जैसे इसमें कुछ एग्जांपल दे रखा है कि एक 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और फिर इसकी एवरेज स्पीड है 50 किलोमीटर। ठीक है, तो इसने 50 किलोमीटर पर आवर में इसने ट्रैवल नहीं किया होगा। कभी कभार, मतलब एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हम, तो कभी कभार वो स्लो हो सकती है, कभी कभार वो फास्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो हम इस हिसाब से देख सकते हैं। इसमें आप एग्जांपल्स खुद सॉल्व करके देखें तो बेटर रहेगा। अब स्पीड अगर डायरेक्शन में हो, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसके लिए होती है वेलोसिटी। अब हमने नाम में ही बता दिया है कि कोई सी डायरेक्शन और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड चल रही है,
तो ऑब्वियसली वेलोसिटी क्या होगी, एक वेक्टर होगी। वी से वी याद कर सकते हैं, या फिर डायरेक्शन इसमें बता रखा है, स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ओके। तो यही होती है वेलोसिटी, एक डेफिनाइट डायरेक्शन में, ठीक है। ये यूनिफॉर्म भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। यूनिफॉर्म को हम नॉर्मल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, और वेरिएबल के लिए हम एक और नई टर्म पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन, जो कि हम नीचे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। या तो फिर इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ये होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। दो फॉर्मूले है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक और है इनिशियल प्लस फाइनल। इनिशियल को हम डिनोट करेंगे u से, और फाइनल को हम v से डिनोट करते हैं। आपके आगे के लिए मैं बता रही हूँ। और इसी को एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। मैथमेटिकली ये मैंने बता दिया है, v के आगे a v लगा देते हैं, एवरेज, ये एवरेज का साइन होता है, सिंबल u प्लस वी अपॉन 2, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी की दोनों की सेम यूनिट होती है। अरे भाई वो सेम ही है, बस वो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी यूज़ हो रहा है, इसलिए इसको वेक्टर बोल दिया हमने। तो मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी होती है, यूनिट। अब हम देखेंगे, ये कुछ एग्जांपल है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी भी कभी ना कभी तो चेंज होगी। एक स्पीड में जा रहे हैं, क्या पता एक मोड़ आ गया जिसकी वजह से हम एक कांस्टेंट स्पीड में चल रहे थे, लेकिन ब्रेक्स लगने की वजह से उसमें रिटार्डेशन या कम हो गया, फिर हमने एकदम से एक्सेलरेशन लगाया जो वो आगे बढ़ गया, ठीक है। तो वही चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। गाड़ी में एक्सेलरेशन लगाते हैं, आगे बढ़ जाती है गाड़ी, तो वही होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी करती है, इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन माने चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी कितना होता है, देखो फाइनल वेलोसिटी, एक पॉइंट पे फाइनल आएगा और एक पे इनिशियल। अगर आपने इस पॉइंट से चले थे, आपने एक्सेलरेशन लगाया, धक्का लगाया और आप इस पॉइंट पे जाकर रुक गए, ठीक है। आप एक्सेलरेशन लगाते गए, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ अपॉन टाइम टेकन निकालना है। तो चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v, इनिशियल को डिनोट करते हैं u से, इसको माइनस कर देंगे अपॉन टाइम। रेट इन चेंज ऑफ वेलोसिटी वही होगा। अब इसका मतलब हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन की क्वांटिटी कितनी, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो वही है ये। अगर अब जैसे कभी कभार यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होता है, कभी कभार नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में भी होती है, जिसमें वेलोसिटी जो रहती है वो नॉन यूनिफॉर्म रेट पे चलती है। अगर कार एक स्ट्रेट रोड पे चल रही है, तो वो अगर निकालती है तो फिर वो जो रहेगी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करेगी। यानी ये कार अगर स्ट्रेट रोड पे चल रही है, वो अपनी स्पीड को अनइक्वल अमाउंट्स में एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में निकाल रही है, तो वो कार नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन क्या होता है। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन यानी इसमें दो ग्राफ्स अभी हमको पढ़ने हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक और होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें हमको क्या दो मेन चीज़ें निकालनी पड़ती है, एक तो स्लोप, एक एरिया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप इम्पॉर्टेंट होता है, एरिया कुछ नहीं देता है हमें। वहीं हम बात करते हैं अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, इसका भी हम वही निकालते हैं, स्लोप एरिया, इसका हमें दोनों कुछ कुछ देता है, ठीक है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम कैसे निकालेंगे, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, ठीक है। चेंज इन पोजीशन विद टाइम। अब जैसे हम निकाल रहे हैं इतनी दूरी पे इतना चला, इतनी दूरी पे इतना चला, इतनी दूरी पे इतना चला, तो ये चलते जा रहा है, इसे हम निकालते हैं। अब ये जैसे ग्राफ्स आप किस में निकालते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अब जैसे हम इसकी स्लोप निकाल रहे हैं, तो अब देखिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ना चाह रहे हैं।
तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, रेस्ट किसी के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नॉर्मली हम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस ट्रबल ऑफ, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्मली स्पीड है तो वो कैसा होगा, आप है ना खुद ही प्लॉट करके देख सकते हैं। 0 मीटर में वो 0 चला, फिर 2 में या फिर इसमें 10 में वो 20 सेकेंड्स में वो 10 मीटर चला, 40 सेकेंड्स में वो 20 पे चला, 60 में वो 30 पे चला और आगे आगे बढ़ता गया। तो इस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं। अब इसका जो स्लोप होता है वो हमें देता है वेलोसिटी या फिर स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। कैसे देगा वो, अब हम इसको अपने को ये स्लोप निकालना है तो हम एक्स एक्सिस अपॉन वाई एक्सिस कर सकते हैं। एक्स एक्सिस क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि हमको क्या देता है, स्पीड, ठीक है। तो हमारी स्पीड इस तरीके से आ जाएगी। अगर आप इसका एरिया निकालना चाह रहे हैं तो एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं, इतने जैसे अपने को इतना एरिया निकालना है, अपन इतने एरिया को निकाल सकते हैं आराम से। लेकिन अब क्या करेंगे, अपन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका, x इंटू वाई, यानी डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम। ये क्या दे रहा है, ये कुछ भी नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसका एरिया नहीं निकालते हैं मोस्टली केसेस में। बात कर अब इसका यूनिफॉर्म मोशन का, तो हमने देख लिया एकदम स्ट्रेट बनता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हमारे इसमें ज़्यादा नहीं बताया गया इसका एरिया निकालना, स्लोप निकालना, लेकिन कैसा बनेगा तो आप खुद ही बना के देखें। या तो वो ऐसा बनेगा, या वो ऐसा बनेगा, या फिर वो ऐसा ऐसा बनेगा, यानी वो मोस्टली कर्वी ग्राफ बनेगा, या वो ऐसा बनेगा, किस भी प्रकार से बन सकता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप और एरिया दोनों रिक्वायर्ड होता है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, स्लोप अगर निकालते हैं तो इसमें भी ऑब्जेक्ट एक रेस्ट पे भी हो सकता है। अगर वो इससे स्ट्रेट है, आपको ये भी ध्यान रखना है कैसी कब चीज़ रेस्ट पे है, कैसी मोशन में। अगर वो ऐसे रेस्ट पे है यानी सीधे सीधे चल रहा है, यानी वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी पकड़े हुए, यानी वो कोई चेंज नहीं कर रहा है। एक घंटे में भी 40 की किलोमीटर पकड़ा, 2 घंटे में भी 40 ही पकड़ा, 3 घंटे में भी 40 ही पकड़ा, 4 घंटे में भी 40 ही पकड़ा, इसलिए वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी बता रहा है। अब अगर वो मान लो ग्राफ ऐसा होता, अगर आपका ग्राफ ऐसा होता तो वो भी कुछ बताएगा। अब देखिए, और अगर ग्राफ ऐसा होगा तो भी वो कुछ बताएगा। क्या दिक्कत है, अब अगर इसका स्लोप निकालना चाहेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, स्लोप निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, एक्स अपॉन वाई। एक्स इसमें क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम हमको क्या देगा, एसेलरेशन। तो इसका स्लोप जो है ये एसेलरेशन दिखा रहा है, जो कि कांस्टेंट एसेलरेशन हमको शो करेगा अगर वो इस तरीके से जाएगा। अब अगर ऐसे जाएगा तो क्या दिखाएगा, देखिए रिटार्डेशन एक और टर्म होती है एसेलरेशन के अंदर, एसेलरेशन के अंदर रिटार्डेशन आती है। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में, एसेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में आप लगा रहे हो तो वो रिटार्डेशन, यानी स्पीड कम होती जा रही है। अगर आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तो क्या कर रहे हो आप, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में आपको एक बात याद रखना है, साइन जो होती है वो माइनस की आती है क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये रिटार्डेशन शो करेगा। अब अगर अपने को इतना एरिया निकालना है, एरिया कैसे निकाल सकते हैं, अगर ट्राइंगल दे रखा हो, मान लो जैसे ये ग्राफ है, इसमें ये ट्राइंगल है, तो 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई करेंगे, ठीक है। इसमें ये क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें नॉर्मल एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई करेंगे। एक्स इंटू वाई क्या है, वेलोसिटी इंटू टाइम। ये तो क्या दे रहा है, ये दे रहा है हमको डिस्प्लेसमेंट। यही फ़ायदा होता है ग्राफ्स पढ़ने का, ये हमको डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो ये इससे हमको डायरेक्ट पता चल सकता है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी आई है। तो यही है ग्राफ्स में, आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे तो आपको जल्दी समझ आए। इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, तो हम अब इसकी इक्वेशंस पढ़ेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब एक ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में चलता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, तो हमको कुछ अगर मान लो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि हमको जैसे कभी कभार वेलोसिटी निकालना पड़ता है या तो फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ता है, लेकिन उसके पहले अपने को वेलोसिटी। तो इसके लिए न्यूटन ने 3 इक्वेशन दे रखी है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। कैसी कैसी है, इससे पहले आपको कुछ टर्म्स भी इंपॉर्टेंट होती है जो कि याद रखना है। जैसे v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी,
ए क्या होता है? ए होता है अपना एक्सेलरेशन, एस क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, और टी हमारा होता है टाइम। ये जो 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है, इसी के आधार पर आगे वाले चैप्टर्स में भी कुछ इक्वेशंस दे रखी है, बट वो उन सब में यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, यही वाली इक्वेशंस लगती हैं। तो अगर अपने को वेलोसिटी है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम करेंगे। v यानी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन अपॉन टाइम। ये कैसे निकाली? इसको है ना हमने एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से निकाला। टी को इधर ले गए और u को इधर ले गए, जो कि मिला। अब ऐसा नहीं है कि इसमें केवल v निकाल सकते हैं अपन ने, अभी ए एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, हम u भी निकाल सकते हैं और t भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही मतलब हम ज़रूरी नहीं कि v दे रखा है तो हम केवल v निकाल सकते हैं, हम इनमें से कुछ भी निकाल सकते हैं। s में हम इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या निकालेंगे? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2as इज इक्वल टू, देखिए 2 एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अब जैसे किसी किसी जगह पर आपको टाइम नहीं दे रखा होगा और डायरेक्ट आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा होगा, तो आप ये वाली इक्वेशन नहीं अप्लाई करेंगे, आपको ये वाली करनी होगी। इसलिए आपको तीनों का नॉलेज होना ज़रूरी है। अभी कभी कभी जगह मान लो आपके पास v नहीं दे रखा हो, u दे रखा हो और a दे रखा हो और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी, तो आपको ये वाली एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, ये नहीं। तो आपको ये ध्यान देना है कि कौन सी इक्वेशन किस जगह अप्लाई करनी है और सही तरीके से। कभी कभार पहले आपको u फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी। तो उसमें भी आपको पहले ये वाली इक्वेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये करनी पड़ेगी। तो आप इसका ध्यान दें। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, ठीक है। अब जैसे एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे जब ट्रेवल करता है, लेट मी ड्रॉ सर्कल, ठीक है। तो एक अगर वो सर्कुलर पे करता है तो वो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर चेंज होती है तो वो एक्सेलरेशन करते हैं। अब वो या तो मैग्नीट्यूड में चेंज होगा या तो फिर वो डायरेक्शन में होगा, मोशन में। अब अगर सर्कल की बात करें तो क्या होता होगा, सोचो। अब देखो, अगर अपन सर्कल को ऐसे घुमाते हैं तो सर्कल नहीं चाहता होगा कि वो इधर जाए। सर्कल हमेशा टेंजेंटल फोर्स, टेंजेंट इसे कहते हैं, एक उसके पास में से एक लाइन सेगमेंट निकलता हो, तो सर्कल ऐसे जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो पाथ इस तरीके से करता है। वो भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। अंदर वाला एक ऑब्जेक्ट एक फोर्स लगा रहा रहता है, जिसकी वजह से सर्कल जो रहता है वो अपने पाथ पे घूमता है। इसीलिए हमारी अर्थ पे भी मून रिवॉल्व करता है। और अगर आपके हाथ में एक स्टोन हो और आप उसको घुमा रहे हो तो वो इधर साइड पर आप जैसे ही उसको छोड़ोगे वो एक टेंजेंटिकल ऑर्डर इधर चले जाएगा या तो फिर इधर, क्योंकि वो आप अपना फोर्स छोड़ देंगे, आपकी बॉडी आपका फोर्स हटा देगी, जिसकी वजह से वो गिर जाएगा। अब वही बात कर लेते हैं, वो इधर जा रहा है लेकिन हम इसको इधर घुमाते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि डायरेक्शन तो पक्का चेंज होना ही होना है। डायरेक्शन तो ऑब्वियसली चेंज होगा क्योंकि अपन इसको इधर चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से डायरेक्शन चेंज होगा। तो एक सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन जो रहता है, एक सर्कल में अगर अपन मोशन करेंगे तो वो क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और वो एक्सेलरेशन करेगा, ठीक है। तो ये तो हमें समझ आ गया। अब हम देखते हैं इसका एक फॉर्मूला। अगर हमको स्पीड निकालनी है, एक सर्कुलर मोशन हो रहा है और इसकी स्पीड निकालनी है हमें, तो कैसे निकालेंगे? सर्कल का सर्कमफ्रेंस देखेंगे जो कि होता है 2πr, ओके। अपॉन में क्या रखेंगे? टाइम रखेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला रहता है वेलोसिटी या स्पीड का निकालने का, द टोटल, क्योंकि वेलोसिटी लगेगी, स्पीड तो हम निकाल नहीं सकते। वेलोसिटी यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी अपन कर रहे हैं। तो ये जो रहेगा इसका सर्कमफ्रेंस, द रेट, इसका सर्कमफ्रेंस अपॉन में टाइम, ओके। अब इसमें क्या क्वेश्चन है, ये है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ एन यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो हमको ये क्वेश्चन आ गया समझ में, सर्कुलर मोशन क्या होता है। इसमें अभी मैंने यही बताया आपको कि अगर हम इसको ऐसे से घुमाएंगे तो ये है ना डायरेक्ट ऐसे बाहर फिक इसको और ऐसे घुमाते घुमाते हम छोड़ देंगे तो वो
इस तरीके से इस डायरेक्शन में जाके गिर जाएगा। पर वो ऐसे क्यों घूम रहा था, क्योंकि हमारी बॉडी कुछ फोर्स निकालती है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स के चलते ही वो एक घूमता रहता है, जैसे शॉर्ट पुट थ्रो या हैमर थ्रो या डिस्क थ्रो होता है, डिस्कस थ्रो। इसमें भी हम पहले घुमाते हैं उसके बाद फेंकते हैं, तो वो डायरेक्शन ऐसे या तो फिर ऐसे जाता है। क्यों ऐसे जाता है? क्योंकि हम उसको एकदम से छोड़ देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स उस पे से हट जाता है। वही इसका रहता है कि एक मून और अर्थ का मोशन, एक सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, या फिर एक साइक्लिस्ट एक सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है कांस्टेंट स्पीड पे, सो ऑन। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर तो एंड हो जाता है। एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड होगी, जिसकी वजह से आपके पास इसी टाइप्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं अगर आप नवोदय की एग्ज़ाम देना चाह रहे हो तो हम इसीलिए, और इसके आपको क्वेश्चंस करने हैं। मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं वो एक तो एवरेज स्पीड के आते हैं, और एवरेज स्पीड के लिए आएंगे और एवरेज वेलोसिटी के लिए, और इक्वेशंस ऑफ मोशन पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं 9th के एग्ज़ाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। तो इनको आप अच्छे से करके देख लीजिए, इससे बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस भी बनते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर जो ग्रेविटेशन है उसमें भी इनका बहुत यूज़ करा गया है, और फ्री फॉल के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो वो इस चैप्टर्स में भी 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप एक बार है ना उन क्वेश्चंस को भी देख लीजिएगा। उसमें क्या होता है, ऊपर से एक चीज़ निकलेगी या फिर नीचे से एक ऊपर एक चीज़ थ्रो होगी, तो इसमें जो डिस्टेंस होगी वो अपन हाइट से माप सकते हैं, और इसका जो एक्सेलरेशन लगेगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में आप अच्छे से क्लियरली डिटेल पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, वो होगा जी की वैल्यू 9.8 होती है यूँ तो, वो आप नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करा गया है। और मोस्टली यहाँ इस केस में जो इस चैप्टर में अगर इसके क्वेश्चन आते हैं तो 10 पे होती है। तो दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर भी करिए ताकि सबको नॉलेज पहुँचे, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।